जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका ओम आरोग्यम में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान। तो आइए देखते हैं हम कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जटिल रोगों का इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं किडनी फेल हो जाना। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग किडनी जब अपना कार्य करना बंद कर देती है तो शरीर से यूरिन का निकलना बंद हो जाता है या बहुत कम मात्रा में यूरिन पास होती है। इससे सांस फूलने लगती है, किडनियों की जगह जगह में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगना, बेचैनी बनी रहना, शरीर की शक्ति में कमी होना, चेहरे आदि पर सूजन आना, कमजोरी महसूस होना और यूरिन में ब्लड का आना, ये सारे लक्षण किडनी फेल होने के हैं। ऐसी स्थिति में चरक संहिता के आधार से हम ऐसे उपाय देखते हैं जिनसे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आप ऊपर देख रहे हैं कि पुनर्नवा वात, कफ और पित्त दोष को दूर करने वाला होता है। यह बहुत ही शीतल प्रकृति का बहुत ही उपयोगी पौधा होता है जिसकी जड़, पत्ती और तना सभी कार्यकारी होते हैं। यह आपके आसपास या फिर नत्थु पंसारी के यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसे 200 ग्राम आप लेकर आएं। उसी के साथ हमें गोकरू, जो बहुत ही फायदेमंद है, हर देश में हर प्रांत में इसके अलग अलग नाम है जिससे आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये जैसे अस्थमा में, स्किन डिसीज में और बहुत सारी चीज़ों में ये फायदेमंद है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गोकरू भी ले आइए। ये भी वात, कफ और पित्त का नाश करने वाला है। ये शीतल प्रकृति का होता है तथा नाक, गले और आदि में जब ब्लड का स्त्राव होता है, ये उसे बंद करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पौधा भी आपको अपने आसपास या फिर नत्थु पंसारी से प्राप्त हो जाएगा। 250 ग्राम गोकरू के बीज लेकर आ जाए। इसका फल, तना, पत्तियां बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी के साथ आप कासनी देख रहे हैं ऊपर, ये पर्पल कलर के फूलों वाला पौधा होता है छोटा सा। इस कासनी के भी ये भी आपको नत्थु पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे भी 200 ग्राम लेकर आ जाएं। तो देखिए, इस प्रकार इन सब से हम एक बहुत ही चमत्कारिक काढ़ा बनाएंगे, जिसे हम अभी आपको आगे बताएंगे इसका विधि। एक होता है बहुत ही फायदेमंद भुट्टे के बाल। तो देखिए, भुट्टे के जो देसी भुट्टे के बाल है वो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है, पाचन क्रिया को मजबूत करने में तथा वजन कम करने में यह बहुत ही अच्छा है। यह किडनी से स्टोन को भी निकालता है तथा भुट्टे के बालों में विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी है। तो आप कभी भी देसी भुट्टे के बालों को फेंके नहीं, उसे आप सुखा के भी रख सकते हैं और इसे गीला भी यूज़ कर सकते हैं। यह शरीर में ज़्यादा जो पानी की मात्रा हो जाती है उसे वो टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने से बचाता है तथा हार्ट अटैक और किडनी स्टोन, किडनी फेल होने के खतरे से भी यह बचाता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है भुट्टे का बाल। इसे आप बिल्कुल संभाल कर रखें। जब आपको इसकी आवश्यकता हो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और भी बहुत सारी रोगों में यह फायदेमंद है। तो देखिए, अब हम इसमें 1 लीटर पानी लेंगे, जिसमें 25 ग्राम पुनर्नवा जो रात को भिगो देंगे, इसे आप कूट ले। और जो हमारे भुट्टे के बाल है ये भी हम 20-25 ग्राम लेंगे। इसमें हम 20 ग्राम कासनी मिलाएंगे और गोकरू जो हमने कूट कर रखे हैं उसे 6 से 7 गोकरू का कुटे हुआ पार्ट, उतना भाग हम लेके रात को पानी में भिगा देंगे और सुबह से इस पानी के साथ उसको उबालेंगे। जो 1 लीटर हमने पानी लिया है उसमें भुट्टे के बाल, गोकरू, कासनी और पुनर्नवा ये सब मिक्स करके हम एकदम मध्यम आंच पे उसे उबालेंगे जब तक पानी आधा न रह जाए। जब पानी आधा हो जाए तब उसे ठंडा कर कर छान लेंगे और 3 बराबर भागों में इसे बांटेंगे। उस पानी का सुबह, दोपहर, शाम 3 समय प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, सुबह खाली पेट पीना है, दोपहर को खाना खाने के 2 घंटे बाद और रात्रि का भी, शाम का जब खाना हो जाए उसके 2 घंटे बाद पीना है। और भी ध्यान रखिए, जब आप डायलिसिस करने के लिए जाते हैं उसके आने के बाद तुरंत बाद ये पानी को नहीं पीना है, कुछ खाना खाने के बाद ही लेना है, क्योंकि बॉडी में से आपके सारे पोषक तत्व निकल गए हैं, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए, इससे तकलीफ भी हो सकती है। इसी के साथ में जब आप इस काढ़े का प्रयोग करते हैं उसके 10 मिनट बाद आपको नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी बहुत ही फायदेमंद होता है, उसकी सीमित मात्रा में आप पिए। आधा ग्लास से 1 गिलास तक आप पानी को पी सकते हैं। ऊपर आपको योगासन भी दिखाई दे रहे हैं, भी करते जाएं तो बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ एल्कलाइन वाटर का प्रयोग चमत्कारिक लाभ प्राप्त कराता है इस किडनी की प्रॉब्लम के लिए।
यदि आपके पास काढ़े के लिए ये सारी सामान उपलब्ध ना हो तो आप अकेले देसी की भुट्टे के बाल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। 200 ग्राम बाल को 700 ml पानी में उबालें और जब ये 200 ग्राम रह जाए तब इसे गुनगुना ही खाली पेट पी लें। इसे मिट्टी के बर्तन या तांबे के बर्तन में ले या स्टील के बर्तन में ले, अन्य बर्तनों में इसका प्रयोग ना करें। तथा आप कासनी के भी साथ इसी तरह से पानी उबालकर आप इसको पी सकते हैं। यानी आपके पास इन चारों पांचों चीज़ों में से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये पानी रोज आपको ताज़ा ही बनाना है और ताज़ा ही सेवन करना है। भले ही उसमें समय ज़्यादा लगता है लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक उपचार में पंचतत्व चिकित्सा में जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा और मृदा चिकित्सा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसी के साथ साथ योगासन भी बहुत ही लाभप्रद होते हैं। इसमें योग मुद्रा, पवन मुक्तासन की सीरीज बहुत ही लाभदायक असर दिखाती है तथा इसी के साथ में सेतु बंधासन, नौकासन, कपालभाति के साथ साथ मंडूक आसन भी आप नियमित करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, शशकासन, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुख आसन ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनमें से जो भी आपको लगे 30-30 सेकंड इस मुद्रा में आप रहें और इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। लेकिन योग हमेशा किसी प्रशिक्षक के सहायता से ही करें। एक बार उसके साथ अच्छे से सीख लें तभी करें, क्योंकि सही तरीके से नहीं करने से इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। इसीलिए अच्छी तरीके से सीखकर आप इन योगासनों को करें। नियमित अपनी दिनचर्या में योगासन और प्राणायाम को शामिल करें। सामान्यतः जब किडनी हमारा शरीर में काम करना बंद कर देती है तब क्या क्या और दिक्कतें होती हैं यह हम जानते हैं, और डायलिसिस क्या होता है यह सब चीज़ें हम आज समझते हैं। किडनी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन जब यह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती तब बॉडी में यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे समस्याएं बढ़ने लगती है तथा कृत्रिम किडनी यानी डायलिसिस से शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है। यह ब्लड को प्योर करने की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहली है हीमोडायलिसिस। यह कई प्रोसेस को पूरी करने पर होती है। इसमें मशीनों द्वारा 250 से 300 ml ब्लड निकाला जाता है, जिसे प्यूरिफाइड किया जाता है मशीनों के द्वारा से, फिर वापस इसे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। इस ब्लड को क्लीन करने के लिए एक डायलाइजर नाम की एक मशीन होती है जिसके द्वारा यह प्यूरिफाइड किया जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें नाभि के नीचे का जो पार्ट होता है उसे ऑपरेशन के द्वारा एक पाइप लगाया जाता है। इससे एक लिक्विड पेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे जो हमारी किडनी काम करने लगती है। लेकिन इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। डायलिसिस के बाद भी पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और डायलिसिस के समय एक हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में रिटर्न टू नेचर यानी अपनी लाइफ स्टाइल बदलना और जीवन जीने की कला को सीखना यह बहुत ही आवश्यक है। किडनी के पेशेंट को अपना GRF जरूर पता होना चाहिए। नॉर्मल ये 120 से 140 होता है। यदि किडनी 20% भी काम करती है तो कैटेनाइन यूरिया से बाहर हो जाता है। दिन में यदि 1 लीटर यूरिन भी आए तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन किडनी ठीक से काम नहीं कर पाने पर डायलिसिस की ज़रूरत हो जाती है। बार बार डायलिसिस करने से किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे आदत नहीं रहती है काम करने की। बार बार डायलिसिस होने से बॉडी के सेल्स व ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं तथा ज़रूरी मिनरल्स जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वह भी डायलिसिस से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर में ब्लड की कमी, कमजोरी आना स्वाभाविक हो जाता है। तथा पेशेंट को अपना ड्राई वेट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसे मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस के बाद जो वज़न बढ़ता है और अगले डायलिसिस की डेट तक जो जितना वज़न बढ़ा और कितना कम हुआ इस बात का ध्यान रखना चाहिए। डायलिसिस के बाद जो वेट किया जाता है वह आपका ड्राई वेट कहलाता है और इसे मेंटेन रखना चाहिए। ध्यान रहे, सबसे पहले सोडियम यानी सॉल्ट सभी प्रकार के, चाहे वो काला नमक हो, सेंधा नमक हो या सादा नमक,
सभी प्रकार के नमक का लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना है। नमक से वजन बढ़ता है। अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि पोटेशियम भी डायलिसिस में नहीं लेना चाहिए। दूसरा है प्रोटीन डाइट। डायलिसिस के पेशेंट को प्रोटीन डाइट की मात्रा थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए, यानी एक दिन में 8 से 10 औंस प्रोटीन की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध, दालें, पनीर, सोयाबीन वाला पनीर, यह सब बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध कभी भी डायरेक्ट ना ले, आधा ही ग्लास दूध दिन भर में लिया जा सकता है, इससे अधिक मात्रा में दूध ना लें। और दही का प्रयोग 1 कटोरी के करीब में आप दही, योगर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तिल के सहित वाली दालों से परहेज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। कोई भी वेट बढ़ाने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। अधिक फाइबर वाला भोजन भी आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। शुगर के लेवल का हमेशा ध्यान रखें। यदि शुगर का लेवल बढ़ रहा हो तो ब्राउन ब्रेड आदि का प्रयोग ना करें। ब्राउन राइस भी बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। डायबिटीज़ के पेशेंट अनाज का कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। दिन में 3 से 4 ब्रेड ही ले सकते हैं, या फिर 2 पतली चपाती। 3 सफ़ेद जहर से हमेशा बचें। नमक, चीनी और मैदा इसका प्रयोग ना करें। फाइबर्स युक्त भोजन में फास्फोरस की मात्रा का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि फास्फोरस की अधिक मात्रा भी किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जिन फलों में पोटेशियम, फास्फोरस आदि की मात्रा अधिक हो वाले फल आपको नहीं लेने चाहिए। इसमें कीवी, नेक्टेनाइन, केला, खरबूजा आदि ना लें। इसकी बजाय सेब, बेरीज, चेरी, अंगूर, पाइनएप्पल, तरबूज थोड़ी मात्रा में आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। 6 है लिक्विड डाइट, या इसमें नशाकारक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, जैसे वाइन, बियर आदि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। सीमित मात्रा में सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों को उबलते हुए पानी में पहले उबाल लें, उसके बाद उसका सारा पानी निथार लें। उसके बाद उस सब्जी का प्रयोग करें, जिससे उसमें फास्फोरस आदि तत्व ना रहेंगे तो वह शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और खाने की सारी डाइट अपने डॉक्टर की सलाह से एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अलग अलग पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। उस हिसाब से अपनी डाइट को फॉलो करें। सुबह नाश्ते में आपके लिए उपमा बहुत ही अच्छा होता है। एप्पल का जूस आप ले सकते हैं, साथ में कुछ बेरीज आदि ले सकते हैं। इससे आपकी सुबह की डाइट बहुत ही अच्छे से होने वाली है। तो आप सुबह, दोपहर और शाम का भोजन डाइट अपना अच्छी तरीके से प्लान करें। इडली भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये खाने में हल्की भी होती है और राइस से बनी होती है, इसलिए ये भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है, तो ये भी ले सकते हैं आप। पोहा, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप पोहा भी बहुत अच्छा विकल्प है। इसे सब्जियों के साथ भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है। दलिया, नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है, और मीठा दलिया आप दूध या दही के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। डायलिसिस वाले पेशेंट को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए डाइट बहुत ही लाभप्रद है, वो डाइट उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनकी किडनियां अभी कृत्रिम रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। इसीलिए उन्हें फलों में भी फल और सब्जियों में बहुत सोच कर ग्रहण करना है। आपके लिए जाम यानी गुआवा भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके बीज ना खाएं। बीज हटाकर आप इसका भी सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। बादाम भी किडनी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, इसका आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। पियर यानी नाशपाती भी किडनी के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। डायलिसिस के समय में भी ये आपको मदद करती है। पपाया भी आपको बहुत ही लाभकारी फल है, लेकिन यदि डायबिटीज़ है तो आप पपीते का सेवन ना करें। दोपहर और शाम के भोजन में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। आपको भोजन बहुत ही हल्का लेना है। इसमें कच्चे सलाद को लेने से बचें। उसके बदले में जो रोटी है वो सिंघाड़े के आटे की, जौ या रागी यानी नाचनी के आटे की रोटी बहुत बेस्ट है। फिर बाजरा ज्वार की रोटी भी आप ले सकते हैं, या फिर गेहूं की पतली रोटी लें। सब्जियों में लो फैट वाली सब्जियां लेना है। लौकी, गिलकी, तुरई, कंदरी, पम्पकिन यानी कद्दू, इस तरह की आप सब्जियां ले सकते हैं।
लेकिन आप ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, शलजम इन सबको अवॉइड करेंगे। शकरकंद, आलू, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जो सब्जियां आपको लेना है उसका भी ध्यान रखें, आपको पानी उबालकर पानी अलग करके ही लेना है। देखिए, यदि हम दालों की बात करते हैं तो दालों में मूंग की दाल ही सबसे बेस्ट है, जो छिलका निकली हुई दाल लेनी है आपको। मसूर की दाल, उड़द की दाल आपको नहीं प्रयोग में लानी है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जंगली जलेबी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इसे बिलायती इमली भी कहते हैं। लेकिन किडनी के रोगी को जिन्हें डायलिसिस करना है उन लोगों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो इसका प्रयोग ना करें, इसके सेवन से बचना चाहिए। जब कृत्रिम रूप से किडनी अपना कार्य नहीं करती है तो आपको दिन भर पानी की मात्रा, भोजन की मात्रा सब कुछ नाप नाप कर ही प्रयोग करनी है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी का सेवन या फिर भोजन का सेवन आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि किडनी को अनावश्यक लोड पड़ता है। तथा आपको इसमें मसालों का भी बहुत ही प्रयोग सोच समझ कर करना है। लाल मिर्ची आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसका भी सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग को खोलने के लिए मिर्ची का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। तेज मिर्च मसाले वाले भोजन से, गरम मसाले से आप थोड़ा सा परहेज़ रखें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ऊपर आप वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिसमें सबके नाम इंगित किए गए हैं। उनका विशेष ध्यान रखें कि क्या चीज़ आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और क्या चीज़ आपको नहीं लेनी है। इन सब चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें अपने भोजन में, और अपनी आहार पद्धति के अनुसार ही आप अपनी इस रोग से विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और आपको याद दिला दें, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस इन चीज़ों की मात्रा आपकी भोजन में नहीं होनी चाहिए। गोखरू आदि का औषधीय काढ़े का प्रयोग आप नित्य अवश्य करें। साथ ही साथ कैंगन वाटर, जो बहुत ही चमत्कारिक गुणों वाला पानी है, इसका नित्य सेवन करें। यह आपके किडनी के प्रेशर को बहुत कम करता है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर होने के कारण बॉडी से पहले ही विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी फेल हो जाने की स्थिति में घबराएं नहीं, टेंशन नहीं करें। चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए चिंता से दूर रहें, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।